Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम सुषमा। थैंक यू मनोज, थैंक यू राजेश। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Equity benchmarks climb around 1%, supported by gains in banking, power, capital goods and finance sector stocks. Rupee recovers 13 paise against the US dollar. And global indices log losses amid resurgence of coronavirus cases worldwide and dimmed hopes of the fresh US stimulus. बैंकिंग, पावर, कैपिटल गुड्स और वित्तीय सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की अगुवाई में घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक लगभग 1% बढ़त के साथ हुए बंद। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 13 पैसे मजबूत और दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने तथा अमेरिका में वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की उम्मीदें घटने से वैश्विक बाजारों में दिखी गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक लगभग 1% बढ़त के साथ बंद हुए। बैंकिंग, पावर, कैपिटल गुड्स और वित्तीय सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयरों में मुख्य रूप से निवेशकों ने अपना धन लगाया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 377 अंक यानी 0.94% की बढ़त लेकर 40,522 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक यानी 1.03% की बढ़त लेकर 11,889 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स आज 1.65% ऊपर आकर बंद हुआ। उधर स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की वृद्धि हुई। Equity benchmarks today rebounded around 1% even as the global cues were negative. The key domestic indices climbed mainly due to gains in banking, power, capital goods and finance sector stocks. The BSE 30 share index Sensex surged 377 points or 0.94% to settle at 40,522. The NSE Nifty 50 index also added 122 points or 1.03% to settle at 11,889. The broader market at BSE also rose. The BSE Mid Cap Index jumped 1.65% and the BSE Small Cap Index appreciated 0.6%. In the Sensex pack, shares of 19 companies climbed while 11 logged losses. Kotak Bank was top gainer with a jump of more than 12%. Nestle India surged 6%, Asian Paint rose 5.6% and Bajaj Finance gained 4.9%. On the other hand, TCS, NTPC and Infosys declined up to 2%. In the sectoral indices, 14 out of the 19 sectors appreciated. BankX gained the most, adding 3.5%. Power, capital goods and finance rose around 2%. In losers, IT and tech fell around 1.5%, while realty slipped 0.7%. The overall breadth of the BSE trade was negative as 1,374 shares fell, 1,280 shares gained, and 181 remained unchanged. Stocks across Asia, Pacific and Europe dropped or added marginally amid concerns about the resurgence of coronavirus infections.
On the other hand, in India, reports of COVID-19 recovery rate increasing beyond 90% have eased investors. India recorded the lowest number of new infections yesterday in the last 101 days. रुपए की स्थिति पर ध्यान दें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 13 पैसे मजबूत हुआ है, 73 रुपए 72 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। कारोबारियों के अनुसार रुपए में यह मजबूती घरेलू शेयर बाजार में हुई लिवाली तथा डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर पड़ने से आई। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.1% कमजोर होकर 92.95 पर आ गया। सुषमा जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। वैश्विक बाजारों में हम गिरावट देख रहे, लेकिन घरेलू बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही। किन अर्थों में ले रही हैं बाजार की आज की गतिविधि को? क्या सब मुख्य कारण रहे? देखिए, सुषमा जी, वी कैन हियर यू। व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को we've lost touch with Sushma. We'll move on, Manoj, and discuss with Sushma ji as we go along. हाँ, बिल्कुल। यानी हम वैश्विक बाजारों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। वैश्विक बाजारों में कुल मिलाकर बिकवाली दिखी है। खासतौर से एशियाई शेयर बाजार में प्रमुख शेयर बाजार हैं, वहां पर गिरावट हुई है। कल अमेरिकी शेयर बाजार में जो 7 सप्ताह की बड़ी गिरावट दिखी, उसका असर आज एशिया के प्रमुख बाजारों में भी दिखा है। दुनिया के विभिन्न स्थानों पर कोविड मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, लगता है बाजार में उसका असर है। सुषमा जी एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर जुड़ गई हैं। सुषमा जी, पुनः आपका स्वागत है। समझना चाहेंगे बाजार में आज की गतिविधि को किन अर्थों में ले रही हैं और बाजार में आज हुई जो बढ़ोतरी है भारतीय शेयर बाजार में, उसके प्रमुख कारक क्या रहे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विश्व भर में मार्केट्स इस वक्त गिर रही हैं क्योंकि ये जो डर है कि कोरोना वायरस का दूसरा राउंड चल रहा है, दूसरा दौर चल रहा है इस वक्त। लेकिन आज जो है हमारी जो स्टॉक मार्केट इसलिए थोड़ी सी खुश है और ये बाउंस जो कहते हैं वो आज इसलिए हुआ है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का जो इंडेक्स होता है, एक वो उनका ग्लोबल इंडेक्स होते हैं कंपनीज के, और उनका मॉर्गन स्टैनली का एक इंडिया इंडेक्स है। उन्होंने उसमें अपने जो हमारी जो फॉरेन ओनरशिप लिमिट्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब है कि जो लिमिट्स हमने कुछ 4-5 महीने ये सरकार ने तय की थी कि जो सेक्टोरल लिमिट्स है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के, वो लागू किए जाएंगे कंपनीज पे। अगर इंडिविजुअल कंपनीज का लिमिट शायद 50% है और सेक्टोरल लिमिट उससे बड़ा है तो सेक्टोरल लिमिट लगेगा। तो ये जो फॉरेन ओनरशिप लिमिट से अंदाजा ये लगाया जा रहा है, मॉर्गन स्टैनली ये अंदाजा लगा रहा है कि शायद $2.5 बिलियन इनफ्लो हो जाएगा। अब ये मालूम नहीं कि ये इतना होगा, लेकिन उन्होंने ये एस्टिमेट किया है और इस वजह से ब्रॉडली ये मार्केट में ये उछाल आया है और कई जो कंपनीज जिसके बारे में मॉर्गन स्टैनली ने बात की है उनका तो शायद ज्यादा ही हुआ है। Sushma, the finance minister was speaking today at the India Energy Forum just a while back, and she said that with unlock, the Indian economy has started showing signs of revival, and by next year it will be one of the fastest growing economies of the world. And what do you think of this revival plan that India has, and slow and steady and sustainable? Will it be achievable, or is this just to do with the festive season that's spurring the economy? Well, immediately, of course, there is a stimulus every year at the festival season. I mean, this is what is normally expected. But this year, there were fears that we would not have the kind of demand that is normally anticipated because obviously of COVID and the fact that, so many companies have been stagnating and there has been a general slowdown of the economy. So the very fact that we have a festival stimulus, a festival demand as in the past is certainly an encouraging development. Of course, in the days to come, it has to be seen whether this is continued or whether this is merely a case of pent-up demand. As of now, of course, in certain sectors, whether it is
passenger vehicles or FMCG area or white goods, you are seeing a tremendous spurt in growth. As I said, we have to see whether this continues over the next few months, but definitely it's a very, very positive indicator because it was not very sure whether even this would be achieved. सुषमा जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, वैश्विक कंपनियां हो या घरेलू कंपनी हो, उन्होंने जो त्योहारी सीजन को देखते हुए छूट को लेकर यानी सेल अनाउंस किया, उसके जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े ही उत्साहवर्धक आ रहे हैं और बहुत सारे आइटम कहलें बाजार से घोषणा होते ही लोगों की खरीदारी शुरू हो गई है। तो ये मूड क्या दर्शा रहा, जो ऑनलाइन खरीदार हैं उनका रिटेल सेक्टर में इसका क्या इम्पैक्ट दिख रहा है? ये रिटेल सेक्टर में ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ये फाइनेंशियल पेपर्स देखें तो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि ये कई जो चीजें हैं बड़ी, जो व्हाइट गुड्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स वगैरह, उनके तो स्टॉक्स खत्म हो गए। जो स्टॉक्स डीलर के पास थे वो बिल्कुल खत्म हो गए और ऑनलाइन सेल्स की वजह से। तो ये एक बहुत एनकरेजिंग डेवलपमेंट है, पर ये दर्शा रहा है कि फेस्टिवल डिमांड जो है वापस आ गई है। ये जैसे मैंने कहा पहले, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि शायद फेस्टिवल डिमांड इतना नहीं होगा। हाँ, हो जाएगा लेकिन इतना नहीं। तो ये दिस हैज बीन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। We'll continue our discussion, Sushma ji, with you after we have taken this very short commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back. You're with us on Market Mantra, and our expert online with us is Sushma Ramachandran. Sushma, we were talking about how the festival demand is picking up, and how the Morgan Stanley Capital International MSCI in higher inflows. It has communicated that the domestic markets will benefit from this, and you mentioned about this a while back as well. Why is it bringing higher hopes, and is this going to bring in new money into the market? Well, as I said, since the foreign portfolio limits for certain companies were, let's say, lower. If it was a sectoral limit was 74%, for an individual company it might be 50%. But now the government has announced, and the government had announced this several months ago, that the sectoral limits would apply of the sectoral sector of the particular industrial sector. And therefore, if the sectoral limit is 74%, the investments can be higher. So in anticipation of that, the MSCI estimates that about $2.5 billion of foreign portfolio investment may come in. And of course, it has listed certain companies. And as I said, those particular companies, their stocks have risen significantly in the stock market. So if I were to understand it right, because of the FOL rule change, the free float of Indian stocks will go up. So investors can expect help in the weightage of Indian stocks in the MSCI index, correct? Absolutely, absolutely. And also the share of the MSCI India is going to go up in the overall index of MSCI emerging markets, which is a global index. So that share of Indian stocks in the entire portfolio of Morgan Stanley, of MSCI, is going to go up. सुषमा जी, हम आपका ध्यान एक बार फिर से घरेलू बाजार पर और आज की गतिविधि पर आकृष्ट करना चाहेंगे। आज बैंकिंग सेक्टर में हम खासा उछाल देख रहे हैं। 3.5% की बढ़त हुई है बैंक एक्स में, और उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक है, वो भी लगभग 12% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकिंग सेक्टर में इस आकर्षण के पीछे ताजा कोई कारण या कोई खास आपको लग रहा है कि बदलाव आया है जिसके चलते यह रुझान है? Sushma ji, particularly Kotak, it jumped quite a bit, 12% on good, of course, results were pretty good. So what could be the reason?
देखिए, अब मैं फिर से मॉर्गन स्टैनली की बात करती हूँ, क्योंकि मॉर्गन MSCI ने कहा है कि वो कोटक महिंद्रा को अपने इंडेक्स में इंक्लूड करेगा। 2-3 कंपनीज है, एक वो कोटक महिंद्रा है, एक IPCL लेबोरेटरीज है और एक और कंपनी है, तो वो इन कंपनीज को इंक्लूड करेगा। तो ये 2-3 कंपनीज के भी जो शेयर प्राइसेस हैं वो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, काफी इंक्रीज हुए हैं, जैसे आपने बताया। तो अगेन हम वापस आते हैं MSCI इंडेक्स पे, क्योंकि अगर आप जनरल माहौल देख लें, इंटरनेशनल माहौल इस वक्त बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारी स्टॉक मार्केट्स एक आइलैंड समझ लीजिए, पॉजिटिव आइलैंड है इन दिस डिप्रेस्ड कंप्लीटली ग्लोबल सिनेरियो। सुषमा जी, इसे हम क्या इस अर्थ में लें कि दुनिया भर में जो एक ताजा कह लें मरीजों की संख्या बढ़ती हुई कई देशों में दिख रही है, कई स्थानों पर नए प्रतिबंधों और प्रतिबंधात्मक उपायों के बारे में सोचा जा रहा है, वहीं पर भारत में कुल मिलाकर जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो भी कोरोना से अपेक्षाकृत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। मृत्यु दर हमारे यहाँ अपेक्षाकृत बेहतर है, और दूसरा जो बृहत यानी जो मैक्रो फैक्टर्स हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, वो बुनियादी रूप से अच्छे हैं। तो क्या जो दीर्घकालीन हम मान के चलें, यानी साल भर की अवधि लेकर चलें, तो उसमें क्या भारत में निवेश करना जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं उन्हें बेहतर दिख रहा है, इस कारण बाजार में यह तेजी है? देखिए, ये जो आप कोरोना वायरस के बारे में कह रहे हैं वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने अभी मॉर्गन स्टैनली की बात की, मेरे ख्याल दूसरा मुद्दा मैं भूल गई कहना कि जो आंकड़े आ रहे हैं बाहर के देशों में, जो राइज इन इन्फेक्शंस हैं, उससे काफी जो ग्लोबल मार्केट काफी डर गई है, काफी नर्वसनेस आ गई ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन हमारे देश में अभी आज के दौर में जो 36,000 के करीब जो केसेस हैं वो बहुत कम है, डिक्लाइन बहुत शार्प है, और वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट सब कह रहे हैं कि ये जो डिक्लाइन है अब ये स्टेडी है, और उनको नहीं लगता कि ये सेकेंड वेव, जो सेकेंड दौर जो यूरोप में हो रहा है वो शायद होगा। तो ये एक दूसरी वजह है कि जो स्टॉक मार्केट्स हमारे देश में, जैसे कि मैंने कहा, एक आइलैंड सी है, वो आज काफी बेहतर परफॉर्मेंस है। दूसरी बात आपने पूछी कि पूरे साल भर में अगर इन्वेस्टर्स देखें तो हाँ, लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली हमारे प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं हमारे देश के, कि अगर कोरोना वायरस का डिक्लाइन हो रहा है, अगर पीक सितंबर में हो गई है और अक्टूबर में अब डिक्लाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है जो एस्टिमेट्स थे कि भाई फरवरी तक ये कम हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स इससे संतुष्ट होंगे और जरूर आएंगे यहाँ पर। Sushma, in the run-up to the festive season, aggregate demand recovered to 77% of normal in September, and I'm quoting the Nomura monthly activity indicator over here, against 71% recorded in the month earlier. Now, this seems like a solid improvement, but is the durability of the rebound beyond the festive season questionable? Because according to the report, the pickup in indicators could signal a fake recovery. Well, it's very difficult to make that kind of an assessment right now, because that really has to see. As I said, the data that is coming in now is far better than had been originally anticipated, even taking into account pent-up demand. So one can presume that going forward, you may not have a double-dip recovery as had been talked about. And of course, even now many economists are saying that we are likely to perhaps rise and then fall and then rise again. So will we have a double dip recovery? That is something that we can only see. Probably we'll get better indicator after the festival season. Probably by December you'll get a proper better idea of this. सुषमा जी, हम आग्रह करना चाहेंगे कुछ पल आप रुके रहें। श्रोताओं, एक छोटा सा विराम हमें फिर लेना पड़ेगा। व्यावसायिक विराम के बाद हम फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए।
अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। सुषमा जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे रुपए की स्थिति पर। आज $1 की तुलना में रुपया 13 पैसे मजबूत हुआ है, 73 रुपए 72 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। रुपए का क्या, यानी जो ये स्तर है, यह क्या दर्शा रहा? देखिए, रुपया ये कुछ महीने से अप्रिशिएट कर रहा है और हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं बहुत बढ़ गए हैं, रिकॉर्ड लेवल्स पे आ गए हैं। और ये दूसरी बात ये, हमारी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू काफी कम हो गई, कंजम्पशन भी कम हो गया, उसकी जो अमाउंट वॉल्यूम्स भी कम हो गए हैं। तो हमारे जो, जैसे मैंने कहा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी बॉयंट हो गए हैं और इस वजह से धीरे धीरे करके रुपया जो है अप्रिशिएट कर रहा है, हार्डन हो रहा है। अब तक जो है आरबीआई शायद थोड़ा सा उसको काबू में रख रहा था, लेकिन अब आरबीआई कह रहा है कि शायद हमें इसको हार्डन करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को थोड़ा सा काबू में रखेगा कि प्राइस राइज जो है इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये आगे वाले दिनों में देखना है कि आरबीआई कितना इसके ऊपर इसको हार्डन करने देगा, अप्रिशिएट करने देगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो जाएगा रुपया और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। Sushma, related to all this is one of the toughest challenges central bankers face is how to navigate the impossible trinity, maintaining monetary policy independence, 2, while allowing a steady flow of foreign capital, and 3, keeping a stable currency. In light of that, in India, with supply chain disruptions and food prices pushing inflation stubbornly above target, handling this trinity is looking tougher for the RBI. Yes, of course. But for the time being, I think they have now finally decided, as I said, to let the rupee appreciate and help it to cool inflation, because inflation has been rising. This is an area of concern for the RBI. Of course, right now the biggest area of concern is growth. But given the fact that the RBI has done actually all it can do on the monetary side, I think it is rightly decided to let the rupee appreciate a bit. But as I said, if it goes too far on that, it will, it could in the medium term affect exports, because it affects the competitiveness of our exports. आइए खबरों को विस्तार दें, नजर डालें वैश्विक बाजारों पर। सबसे पहले ध्यान देते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर आज बिकवाली तेज रही है। अमेरिकी शेयर बाजार में कल हुई गिरावट का असर आज निवेशकों पर दिखा। इसके अलावा दुनिया में विभिन्न देशों में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने तथा अमेरिका में वित्तीय प्रोत्साहन की उम्मीदें घटने का भी एशियाई बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी कारोबार के अंत में 0.6% घाटे के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.5% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% नीचे आ गया। उधर जापान का निक्केई 225 सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर बना रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स हालांकि थोड़ी सी बढ़त में रहा और इसमें 0.1% की मामूली वृद्धि दिखी। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख बना हुआ था। अंतर दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2% ऊपर चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 0.7% नीचे था, जबकि जर्मनी का डेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। US stocks extended their slide yesterday, setting the Dow for its worst day in more than 7 weeks. The 3 major indices fell as soaring coronavirus cases and a deadlock in Washington over the next fiscal relief bill raised concerns over the economy and corporate earnings. The Dow Jones Industrial Average plunged 2.3%, the S&P 500 declined 1.9%, and the Nasdaq Composite
index ended 1.6% down. Sushma, how hopeful are you now of the fiscal relief bill? Sorry, of the fiscal? Of the package coming in. अमेरिका में. Well, it looks America. very difficult at this stage because the Elections are just round the corner. Exactly, are just round the corner. And I think that is one of the reasons that the U.S. markets have slumped right now, because the chances of the fiscal stimulus going through are virtually, very, very slim at this point of time. I think there is a certain amount of nervousness about the U.S. elections globally, and that has, as well as coronavirus infections, and that is what has obviously affected both the European and the Asian stock markets. Moving on, oil today rose around 1% towards $41 a barrel. The crude prices climbed as oil companies shut down some U.S. Gulf of Mexico oil output due to a hurricane, although surging coronavirus infections and rising Libyan supply limited gains. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $40.80 per barrel, while WTI crude prices were around $38.90 per barrel. The coronavirus cases are not receding, Sushma. It seems that the prices will hover around the $41, $42 a barrel. Do you think so? Yes. It's very clear that there have been strenuous efforts by OPEC plus Russia to try and cut back production, raise demand, but it simply is not working. Inventories are too large, global inventories, and demand is, continuing to slow down because, as you pointed out, because of the coronavirus. Even the IMF estimates for next year say that the price of crude oil will remain between $40 and $50. So not much hope really for a bounce in oil prices. आइए चलें सर्राफा बाजार. दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी में अलग अलग रुख देखने को मिला है. एक ओर मांग घटने से सोने की चमक फीकी पड़ गई और इसके मूल्यों में थोड़ी सी नरमी दिखी है. सोने का मूल्य आज 137 रुपए घटा है, 51,108 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया. उधर चांदी की त्योहारों को देखते हुए मांग नई निकली है, जिससे चांदी में तेजी भी दिखी है. चांदी का मूल्य आज 475 रुपए बढ़ा है. चांदी आज 62,648 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य कमजोर हुआ है और इसके दाम $1,904.20 प्रति औंस के स्तर पर आ गए. वहीं चांदी थोड़ी सी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हुई है. इसकी कीमत $24.40 प्रति औंस के आसपास आ गई. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. Thank you for being with us, Sushma. Thank you, Manoj and Rajesh. And before we close, the headlines once again. Equity benchmarks climb around 1%, supported by gains in banking, power, capital goods and finance sector stocks. Rupee recovers 13 paise against the US dollar, and global indices logged losses amid resurgence of coronavirus cases worldwide and dimmed hopes of the fresh US stimulus. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.